हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी फॉर योर एचपी टेट एग्ज़ाम। इसमें हम एमसीक्यू के थ्रू प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें जो भी एमसीक्यू है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिससे जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने टॉपिक को नहीं पढ़ा है उनको भी थोड़ा आइडिया लग जाए कि इस टॉपिक में पर्टिकुलरली क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें फॉर मोर वीडियोस। चलिए तो आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन। नॉट का एक तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ना, नहीं वाला आंसर करना है। और ये जो कॉग्निशन है ये लेटिन भाषा का वर्ड है संज्ञान, जिसका मतलब है नॉलेज, ज्ञान या फिर मेंटल प्रोसेसेस, मानसिक प्रक्रियाएं। कई बार डायरेक्टली भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको ये याद रखना है। अब हम मेंटल प्रोसेसेस, मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में अगर बात करते हैं, मतलब माइंड का यूज़ करके जो भी हम काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है, मेंटल प्रोसेसेस, है ना। मानसिक प्रक्रियाएं जैसे सोचना हो गया, प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो गया, इमेजिन करना हो गया, एनालिसिस हो गया, सिंथेसिस, संश्लेषण, विश्लेषण, ये सब कुछ क्या है, हमारी मेंटल प्रोसेसेस है। मतलब ये सब कुछ क्या है, हमारा कॉग्निशन है, संज्ञान है। तो यहाँ पे जो कॉग्निशन है उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात की जाती है, जिसमें से क्या क्या कंपोनेंट आ जाते हैं। परसेप्शन एक कंपोनेंट है, प्रत्यक्षीकरण। अटेंशन एक कंपोनेंट आ जाता है इसका, अवधान। मेमोरी, स्मृति का इसका एक कंपोनेंट है। थॉट, विचार, लैंग्वेज, भाषा, लर्निंग, अधिगम, ये सारे ही क्या आते हैं, कॉग्निशन के कंपोनेंट हैं, तत्व आते हैं। मतलब इसमें एक चीज़ मैंने नहीं बोली, वो क्या था, फीलिंग, भावना। तो ये क्या होगा, नॉट पूछा है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फीलिंग्स, भावना। बाकी आप नोट डाउन कर सकते हो, थॉट, अटेंशन, परसेप्शन। इसके अलावा मेमोरी हो गया, लैंग्वेज हो गया, लर्निंग हो गया, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निशन है। राइट डाउन इसे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज बेस्ट एस्टैब्लिश्ड बाय। कारण प्रभाव संबंध सर्वोत्तम किस तरीके से निर्धारित होते हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, केस स्टडी या नरेटिव्स। अब अलग अलग तरह के ये आप बोल सकते हो कि टूल्स या टेक्निक्स हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण का मतलब हम सामने ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी के बिहेवियर को, ओके। वो जो ऑब्जर्वेशन जब आप करते हो वो आप क्या कर सकते हो, दूर से रहकर भी कर सकते हो या उस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स बनकर भी ऑब्जर्व कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटेशन में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं चीज़ों के लिए कि ये कैसे हुआ होगा, इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है। केस स्टडी में पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, जो पर्सन है, जो बच्चा है, उसके ऊपर स्टडी की जाती है, या तो डायरेक्टली उससे या उसके क्लोज वन से उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है। और नरेटिव्स तो हैं, वृत्तांत है किसी भी चीज़ के बारे में, है ना। तो यहाँ पे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पूछा है, कारण प्रभाव, तो ये किसके अंडर आने वाला है, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग द्वारा, ठीक है, इस पे बेस्ड है ये। नेक्स्ट है एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्टेड बिहेवियर इज। आप में ऊर्जा है, ऊर्जित और निर्देशित जो व्यवहार है वो किस पे डिपेंड करता है, वो इमोशन है हमारा, मोटिवेशन है, इंटेलिजेंस है, मेमोरी है। तो जो हम बहुत एनर्जाइज्ड होते हैं, एक डायरेक्टेड बिहेवियर है, जैसे आप लोगों का हो सकता है कि भाई आपको अपना टेट का जो पेपर है वो क्लियर करना है, ठीक है। उसके लिए डेली आप पढ़ते हो, आपने एक रूटीन बनाया है, ठीक है। आपका गोल है कि मुझे ये करना है, क्योंकि उसके बाद ही आप कमीशन का पेपर दे सकते हो, जिसके बाद ही आपको जॉब लगेगी। तो वो क्या है हमारा, वो होगा हमारा मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, ठीक है, क्लियर। मोटिवेशन जो है, अभिप्रेरणा, वो दो तरह की होती है, इंटरनल भी होती है, आंतरिक भी रहती है, एक्सटर्नल भी है, बाहरी भी है। इंटरनल मोटिवेशन किसे बोला जाता है, जहाँ पे जो सोर्स है, केंद्र है मोटिवेशन का, वो इनसाइड द पर्सन होता है, और एक्सटर्नल में पर्सन के बाहर होता है। मतलब जब आप खुद से अंदर से मोटिवेटेड हो कुछ भी करने के लिए, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, वो है इंटरनल मोटिवेशन। और जब बाहर से दूसरे लोग, जैसे आपका टीचर हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका पार्टनर हो सकता है, वो आपको फोर्स करता है कि नहीं आप पढ़ो, और उनके सामने आप पढ़ते रहते हो, वो है हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो अगर कभी पूछा जाए बेस्ट टाइप ऑफ मोटिवेशन क्या है, तो इंटरनल मोटिवेशन हमेशा बेस्ट टाइप रहता है मोटिवेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्रोपाउंडेड बाय। यहाँ पे 4 नाम दे रखे हैं और पूछा है ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये किसने दिया है, एरिक्सन ने, गार्डनर ने, कोहलर ने या पियाजे ने।
तो जब भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या सिद्धांत, तो एक तो पियाजे का नाम आपने याद रखना है, दूसरा आपने याद रखना है वाइगोस्की को, और तीसरा आप याद रखोगे ब्रूनर को। ये तीनों ही किससे रिलेटेड हैं? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों से रिलेटेड है। इन तीनों ने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज दी हैं। इरिक्शन के बारे में बात करें, इरिक्शन ने साइको सोशल मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। गार्डर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, और कोहलर ने इनसाइट लर्निंग थ्योरी सूझबूझ का अधिगम का सिद्धांत दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंडिंग एक्सक्यूजेस फॉर वंस फेलियर इज। अपनी असफलता के बहाने ढूंढना। हम असफल हो गए, फेल हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, फेल हो गए, तो इसके लिए हम एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं, एक रीज़नेबल एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं कि यार ये हो गया था इसलिए मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया, है ना, या मेरे को जॉब नहीं लगी, अच्छी बात है मेरे को जॉब नहीं लगी, मुझे करनी नहीं थी, क्योंकि जॉब जो है वो एक फालतू का शेड्यूल हो जाता है, सुबह उठो जाओ, है ना, कुछ भी ऐसे अपने फेलियर के लिए कुछ रीज़नेबल एक्सक्यूज़ जब हम ढूंढते हैं, उसे किसका नाम दे दिया जाता है? रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण कहते हैं। इसके अलावा ये जो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है और प्रोजेक्शन है, प्रक्षेपण है, ये भी आपको याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कई बार हमारा जो एंगर है, जैसे बॉस ने हम पे गुस्सा किया तो हम वो गुस्सा क्या करते हैं, घर पे अपने किसी फैमिली मेम्बर पे उतारते हैं, अपने उस एंगर को डिस्प्लेस करते हैं, विस्थापित करते हैं। ठीक है, वो है डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। ये सारे के सारे डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं हमारे, ठीक है, रक्षा तंत्र हैं सारे। ऐसे प्रोजेक्शन में क्या किया जाता है, खुद के अंदर हमारे कोई नेगेटिव चीज़ है, हम उसको बट दूसरे के अंदर बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद डिसऑनेस्ट हो बट सामने वाले को बोल रहे हो यार तू तो बड़ा डिसऑनेस्ट है, या आप खुद झूठे हो और सामने वाले को बोल रहे हो कि तू तो बहुत झूठ बोलता है ना, तेरे को बहुत झूठ बोलने की आदत है, उसे बोलेंगे प्रोजेक्शन। दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो आपने किसी गुण को, किसी नेगेटिव ट्रेट को। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रख सकते हो, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, रैशनलाइजेशन एंड प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इरिक्शन, आइडेंटिटी क्राइसिस इज द मेजर डेवलपमेंट टास्क एसोसिएटेड विद डैश स्टेज। इरिक्शन वही है पीछे इरिक इरिक्शन के बारे में जिसके बारे में बात की, जिन्होंने साइको सोशल मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। इनकी ये जो थ्योरी है वो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से इन्फ्लुएंस थी। ये सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से इन्फ्लुएंस थे, साइको एनालिटिकल थ्योरी से। और इन्होंने 8 स्टेजेस दी हैं इन्हीं की थ्योरी को, कौन? इरिक्शन ने। इन्हीं की थ्योरी को वोम टू टूम थ्योरी भी कहा जाता है, गर्भ से कब्र तक का सिद्धांत, जहाँ पे इन्होंने क्राइसिस संकटों के बारे में बात की कि हम थ्रू आउट द लाइफ अलग अलग संकटों को फेस करते हैं, क्राइसिस को फेस करते हैं, और अगर उन क्राइसिस को अच्छे से रिजॉल्व कर पाएँ तो लास्ट में हम हेल्दी पर्सनैलिटी होंगे, सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, संपूर्णता का भाव हमारे अंदर आता है। और हर एक स्टेज को इन्होंने एक क्राइसिस के बेसिस पे नाम दिया है। जैसे यहाँ पे क्राइसिस है आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान संकट, तो इसलिए किससे रिलेटेड है? ये है अडोलसेंस, किशोरावस्था से। किशोरावस्था को इन्होंने नाम दिया आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जहाँ पे बच्चा अपनी पहचान को लेकर कन्फ्यूज़ है, भ्रांति में है कि मैं अडल्ट हूँ या बच्चा हूँ, मैं किसकी तरह बिहेव करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होने वाला है अडोलसेंस, किशोरावस्था। अडोलसेंस को स्टैनली हॉल एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी एक नाम दिया है, उन्होंने कहा है इसे पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव और तूफान की अवस्था। नेक्स्ट है लिटेंसी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सुषुप्तावस्था। ये जो पीछे मैं बात कर रही थी सिगमंड फ्राइड जिनसे इरिक्शन इन्फ्लुएंस्ड है, उनकी थ्योरी की एक स्टेज है, 5 स्टेजेस जिन्होंने डेवलपमेंटल स्टेजेस दी हैं, 5 अवस्थाएं, जिनमें से एक स्टेज है लेटेंसी, सुषुप्त अवस्था। लेटेंसी जो वर्ड है लेटेंट से आया है, जिसका लैटिन में वर्ड है। लेटेंसी वर्ड लैटिन भाषा की लेटेंट वर्ड से आया है, सुषुप्त से, जिसका मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चा है उसकी जो लिबिडो है, एक टर्म इन्होंने यूज़ की थी सिगमंड फ्राइड ने, लिबिडो। लिबिडो है क्या है? सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल एनर्जी है, जिसे सिगमंड फ्राइड बताते हैं हम सबके अंदर प्रेजेंट है, और उसी एनर्जी को सेटिस्फाई करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए हम अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से प्लेजर लेते हैं, अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेटेंसी स्टेज में इन्होंने बोला सिगमंड फ्राइड ने कि बच्चे की ये जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं या अपने जो बॉडी पार्ट से वो प्लेजर लेता है वो छुप जाती हैं। ओके, यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये स्टेज कैसी है, ये स्कूल गोइंग एज है। एक तो बच्चे की 5 से 12 साल का ये पीरियड रहता है, स्कूल गोइंग एज है, जहाँ पे बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तो अलग अलग नई नई चीज़ें सीखना शुरू करता है, पीयर्स के साथ इन्वॉल्व होता है। तो ये कैसी स्टेज बताया है? पीयर रिलेशंस की एज बताया है।
ठीक है। यहाँ क्या करता है, साथी समूह संबंध बनाता है और उसमें भी ज़्यादा मतलब अपना जो सेम जेंडर है, जैसे लड़के लड़कों के साथ और लड़कियाँ लड़कियों के साथ ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, उनके साथ खेलते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। और ये जो प्लेजर लेना है अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से या लिबिडो को रिलीज़ करना है, ये इसकी तरफ से उनका ध्यान हट जाता है स्टेज में, जिसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इस स्टेज में सुपर ईगो भी हमारे अंदर डेवलप हो चुकी हो, ठीक है। आगे बात करूँगी ये सुपर ईगो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमेंटिक मेमोरी स्टोर। सिमेंटिक मेमोरी जो है आर्थिक स्मृति में संचित रहता है। अब जो मेमोरी है उसके अलग अलग टाइप हैं। एक तो आ जाता है हमारी किस तरह की मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, और दूसरी आ जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। सबसे पहले हमारी सेंसरी मेमोरी होती है, सेंसेस के थ्रू जाएगी, वो जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और उसके बाद आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है इसके अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है, जिसमें डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी आ जाती है। तो जिसके आगे टाइप आते हैं सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी। जो एपिसोडिक मेमोरी है वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, हमारे लाइफ के जो अलग अलग एपिसोड्स हैं या फिर इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड होती है एपिसोडिक मेमोरी। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी एनिवर्सरी क्या है ना, ये सारी चीज़ें लाइफ इवेंट से रिलेटेड जो होगी उसे कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है। तो वो तो होगा नहीं आंसर। और जो सिमेंटिक मेमोरी है वो किससे रिलेटेड होती है, वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड रहेगी, जैसे मैथ्स के फॉर्मूला हो गए, हम इंडिपेंडेंट कब हुए थे, ऐसे सो ऑन। तो मतलब सिमेंटिक मेमोरी किससे रिलेटेड है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, अर्थपूर्ण सूचनाओं से, ठीक है। एपिसोडिक किससे रिलेटेड है, हमारे लाइफ इवेंट से। क्लियर। तो इम्पॉर्टेंट है, मेमोरी का टॉपिक भी आपको आना चाहिए। अगर नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द फर्स्ट स्टेज इन मोटिवेशन साइकिल। अब ये जो भी प्रेरणा का चक्कर है, हम मोटिवेट होते हैं, इसका एक साइकिल बनता है जिसमें सबसे पहले हमारी कुछ ज़रूरतें हैं, ठीक है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम कोई काम करें, मतलब मोटिवेटेड हैं। जैसे सबसे पहले हमें खाना चाहिए भाई, एयर और वाटर तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही जाता है, खाना हमें चाहिए। तो खाना कब मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, तभी हमें कुछ कोई देगा, है ना, ऐसे तो फ्री फंड में नहीं दे देगा। तो मतलब सबसे पहले हमारी मोटिवेशन है कि भाई नीड है हमारी कि हम क्या करें, अपनी खाने की ज़रूरत को पूरा कर लें, ठीक है, उसके लिए हम मोटिवेटेड हैं। तो ये पहला स्टेज आती है। तो आंसर तो आपको पता चल गया होगा, फर्स्ट स्टेज नीड, आवश्यकता। बट उसके बाद आती है ड्राइव। ड्राइव अंतर्नोद क्या होता है, जब हमारी नीड सेटिस्फाई ना हो, मतलब खाना नहीं मिल रहा है आपको, तो उसकी वजह से जो टेंशन की सिचुएशन अराइज होती है उसे कहते हैं ड्राइव, अंतर्नोद। और उसके बाद आता है इंसेंटिव, मतलब हमारी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, प्रलोभन, कि आपको खाना मिल गया, तो खाना मिल गया तो हमारी नीड भी सेटिस्फाई होगी, और नीड सेटिस्फाई होगी तो ऑटोमेटिकली ड्राइव सेटिस्फाई होगी। मतलब ये तीनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं। और ये साइकिल कैसे बनता है, पहले नीड से ड्राइव, और उसको सेटिस्फाई कर दिया फिर इंसेंटिव ने, इस तरह से ये मोटिवेशन साइकिल काम करता है। तो फर्स्ट स्टेज इसकी आती है नीड, आवश्यकता। यहाँ पे राइट आंसर होगा नीड या आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्राइड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी इज। अब सिगमंड फ्राइड के बारे में जैसे पीछे हम बात कर रहे थे, जिन्होंने साइको एनालिटिकल मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है, इन्होंने ये 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, पराहम। इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, आनंद के सिद्धांत पे, मतलब इसे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, ठीक है, जो भी डिमांड है वो इमीडिएट पूरी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मज़ा आएगा उस चीज़ के मिलने से, प्लेजर मिलेगा। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है, वास्तविकता के सिद्धांत पर, मतलब इसका काम तो है ईड की डिमांड्स को पूरा करना, बट रियलिटी को भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और सुपर ईगो काम करती है मोरालिटी प्रिंसिपल पे, नैतिकता के सिद्धांत पे, मतलब सही गलत के अकॉर्डिंग ही ये काम करेगी आपकी, ठीक है। जो मैंने बताया था लेटेंसी स्टेज में जो सुपर ईगो है वो बच्चे के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ईगो है इसे क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है, क्योंकि यही सारा कार्यभार संभाल रही होती है, ईड की डिमांड्स को भी सेटिस्फाई करना है बट रियलिटी को भी ध्यान में रखना है। ये एक मीडिएटर की तरह भी काम करती है, ईड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बना के भी रखती है, इसीलिए इसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी कहा जाता है। आंसर की मैं आपके ईड दिया है, बट इसका आंसर जो है ईगो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग तरह की रीजनिंग करती है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर वैसे ईगो होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेट्यू ऑफ लर्निंग सिग्निफाइज।
अधिगम का पठार, पठार आपको पता है कैसी चीज़ होती है, इसे पहाड़ी पे जो समतल सी जगह होती है ना उसे प्लेट्यू या पठार कह देते हैं हम। तो लर्निंग के टाइम पे भी ऐसा पठार बनता है। लर्निंग में अलग अलग कर्व्स होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में किसी और क्लास में बात करूँगी, लर्निंग कर्व्स के बारे में और किसने दी है वो भी। यहाँ पे सिर्फ हम प्लेट्यू ऑफ लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लेट्यू ऑफ लर्निंग जैसे मैंने बोला एक ऐसी जगह, तो ये क्या है, एक तरह का हॉल्ट है, ठीक है। मतलब जैसे शुरू में जब आप पढ़ना शुरू करते हो, शुरू के 15 मिनट 30 मिनट बड़ी स्पीड से आप पढ़ रहे होते हो, अगर अच्छे से चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है लर्निंग विद टाइम। पर उसके बाद थोड़ी देर बाद आप थकना शुरू हो जाते हो, टायर्डनेस, फटीग, थकान की वजह से इस तरह का हॉल्ट बन जाता है। और आगे भी लर्निंग अगर कंटिन्यू करते हो तो बिल्कुल वो ग्राफ डिक्रीज हो जाएगा, फिर तो आपके दिमाग के ऊपर से सारी चीज़ें जाना शुरू होती हैं। तो ये जो लर्निंग का हॉल्ट बन गया ना, जो किसकी वजह से बनता है, फटीग, थकान की वजह से बन जाता है, उसे ही हम प्लेट्यू ऑफ लर्निंग कह देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है अधिगम ठहराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इरिक्सन हैज़ एम्फेसाइज क्या किया, क्योंकि इनकी थ्योरी का ही नाम क्या है, साइको सोशल, मनोसामाजिक, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम लाइफ में अलग अलग क्राइसिस, संकटों का सामना करते हैं, तो ये किस पे बेस्ड है, इनके सिद्धांत जो है उन्होंने किस पर बल दिया है, सोशल फैक्टर्स पर, सामाजिक कारकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए दो तरह के टेस्ट होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक। वर्बल में जिसमें किसी भी तरह से लैंग्वेज, भाषा का यूज़ किया जाए, चाहे रिटन फॉर्म में हो या ओरल फॉर्म में, और नॉन वर्बल जिसमें किसी भी तरीके से लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता, तो किसका यूज़ किया जाता है, परफॉर्मेंस, क्रियाओं, एक्टिविटीज़ का यूज़ किया जाता है, गतिविधियों का। तो ये जो आमी बीटा है, भाटिया बैटरी है, रेवन प्रोग्रेस मैट्रिक्स टेस्ट है, ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट के। मतलब यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आर्मी बीटा टेस्ट को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डेवलप किया गया था यूएस अमेरिका में। भाटिया बैटरी टेस्ट जो है चंद्रमोहन भाटिया ने दिया है, जिसमें अलग अलग पैटर्न्स, डिज़ाइंस का यूज़ करते हैं, और रेवन प्रोग्रेस मैट्रिक्स टेस्ट में भी अलग अलग पैटर्न्स का यूज़ किया जाता है। तीनों ही एग्जाम्पल हमारे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के आते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी डज नॉट इन्वॉल्व। सृजनात्मकता होता क्या है, जब हमारे दिमाग में टोटली नोवल नए आइडियाज़ होते हैं जो हमने कहीं से देखे नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं किए, उसे क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का नाम दे देते हैं। तो मतलब इसमें नोवेलिटी होती है, ओरिजिनल होते हैं और इमेजिन करते हैं अलग अलग चीज़। कन्वर्जेंट थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, तो ये राइट आंसर हमारा आ जाएगा अभिसारी चिंतन। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है जब हम एक ऑब्वियस से ही तरीके से सोचते रहते हैं, जैसे हर कोई सोचता है ना, तो वो तो क्रिएटिविटी नहीं हुई। तो इसकी जगह जो कन्वर्जेंट जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनमें किस तरह की थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब सारी सोच, जो कन्वर्जेंट का उल्टा है, मतलब मल्टीपल तरीके से सोच पाते हैं किसी चीज़ के बारे में। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ लैड वॉज गिवन बाय। लैड की फुल फॉर्म क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। जो किसने दिया है, चॉम्स्की ने दिया है। चॉम्स्की को फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने बोला है जो भाषा है वो क्या होती है, इनेट होती है, जन्मजात होती है, बाय बर्थ ही हमारे अंदर प्रेजेंट है। किसके द्वारा मतलब वो प्रेजेंट रहती है, लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कोई डिवाइस नहीं हमारे अंदर फिट की हुई, कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने कि एक्विजिशन, अधिग्रहण जहाँ पे वर्ड आ गया, मतलब ऑटोमेटिकली हम सीख जाते हैं, ठीक है, बाय बर्थ ही हमारे अंदर प्रेजेंट है ये चीज़, ये चॉम्स्की ने बात की है, ओके। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, चॉम्स्की सी, जिसे क्रिटिसिज्म भी मिला था, पर उन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज़ किया था और इन्होंने बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं है, इनेट जन्मजात नहीं होती है, हम सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसके द्वारा हमारे अंदर लैंग्वेज, भाषा आती है, ठीक है। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। ऐसी ही और क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो कि जिससे मुझे ये मोटिवेशन मिले कि नेक्स्ट भी मुझे क्लास लेके आनी है, वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।